मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था, वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, आप आज मुझे परेशान लग रही है। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मामा चिड़िया जो चावल घर में रखे थे वो भिगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डाल देती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा। आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे। ये चावल आप खा लें। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन हैं? मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे। हमने तो पेट भरकर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल, आप अपनी ये कटोरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी कटोरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, आपको भूख लगी होगी। हाँ 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 मम्मा, आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो अंकल अपनी कटोरी यहाँ भूल गए हैं। देखिए बेटे, उसे बाहर देखिए, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो कटोरी उठाकर घर से भागती है। अंकल, अंकल रुके अंकल, आपके कटोरी, ये रहे आपके कटोरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी कटोरी हमारे घर भूल गए थे अंकल आप? नहीं बेटी, ये कटोरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़कर आया था। क्या मतलब अंकल? मैं समझी नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाए और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अंकल, मम्मा मना करेगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ, जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो कटोरी अपने घर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये कटोरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये कटोरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है, शायद होगा कुछ। आप सो जाएं बेटी, मुझे नींद आ रही है। कल देखेंगे कि घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस कटोरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो कटोरी खोलती है। उसकी तो चीखें निकल जाती है। मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था, वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही था
हमारी मदद करने। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन खरीद लेती है। गुड़िया अपने लिए गर्म टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर के पास में गौरी कौवी रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है। कबूतर, प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वो सब गरीब पक्षियों की मदद कर रही है। चिड़िया, मगर वो तो खुद बहुत गरीब है, कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ, अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। हैरान होकर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बना लिया? गौरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है, छत भी नई लगवा ली है, बहुत टूटी हुई थी छत मेरे घर की। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया गौरी कौवी को रात वाले साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी अब। गौरी वहाँ से भाग जाती है। गौरी इधर जाती है, गौरी उधर जाती है। वो सारे जंगल में उस साधु पक्षी की खोज करती है। वो उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गौरी कौवी को वो साधु पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। गौरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, साधु पक्षी जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ लाकर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए वो चिड़िया वाली एक गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गौरी कौवी साधु पक्षी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है। जाते हुए गौरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने सारे लड्डू खाकर क्या करेगी, और साधु पक्षी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गौरी कौवी उन लड्डू में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता, लो ये लड्डू, साधु पक्षी ने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गौरी वापस जाती है। साधु पक्षी जी, अब जल्दी से वो चिड़िया वाली गठरी मुझे भी दे दे, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो, जैसे काम वैसे दाम। ऐसा कहते हुए साधु बाबा गौरी कौवी को एक गठरी दे देता है। गौरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी कौवी वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई, हाय मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम
वैसे दाम। मैं लालची, झूठे और बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची भी हो, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गौरी बैठी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। आपका धन्यवाद। चील अपने अंडों के पास बैठा हुआ था। दोपहर तक घोंसले में बैठने के बाद चील शिकार ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर गौरी कौवे और उसका पति कालू कौवा रहते थे। कालू जी, आज देखना मैं कैसे शरारत करती हूँ जिससे चिड़िया और चील में दुश्मनी बन जाएगी। गौरी जी, जरा ध्यान से, ऐसा ना हो कि चील हमारा ही दुश्मन बन जाए। गौरी कौवे उड़ती है और चील का एक अंडा उठाकर ले जाती है। गौरी कौवे चील का अंडा चिड़िया की घोंसले में रख देती है। गौरी कौवे इधर उधर देखकर वहां से भाग जाती है। शाम को चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है। ये अंडा किसका है? ये कबूतर का तो नहीं है, ना ही कौवे का। फिर कौन पक्षी अपना अंडा मेरे घोंसले में छोड़ गया है? शायद कोई बेघर पक्षी होगा। मैं इस अंडे को पाल लूंगी। रानू चिड़िया अंडे के ऊपर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चील के बाकी के 3 अंडे खराब हो जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। मेरे अंडे तो खराब हो गए। मैं अपनी पत्नी के बिना इन अंडों की रक्षा न कर सका। मुझे माफ कर देना मेरी चील, मुझे माफ कर देना। चील की पत्नी को एक शिकारी इंसान ने मार दिया था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी चील पर ही थी। कालू जी, मैं देख कर आती हूँ चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा अभी तक निकला या नहीं। हा। जब उस अंडे से चील का बच्चा निकलेगा तो चिड़िया बेचारी डर जाएगी। बहुत मजा आएगा। गौरी कौवे चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, अभी तक पता नहीं चला ये अंडा किसका है? नहीं गौरी बहन, मैंने तो सबसे पूछा है, लेकिन ये अंडा तो किसी का भी नहीं है। चिड़िया, अब इस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है, ध्यान रखना इस अंडे का। ऐसे ही 3 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया चील के पास से गुजरती है तो चील बैठा रो रहा था। मेरे 3 अंडे खराब हो गए और एक कोई उठा कर ले गया। अगर मेरा चौथा अंडा होता तो शायद वो बच जाता। चील भाई, एक अंडा मेरे घोंसले में है, मुझे नहीं मालूम वो अंडा मेरे घोंसले तक कैसे पहुंचा। क्या चिड़िया, मैं वो अंडा देख सकता हूँ? हाँ चील भाई, मैं अभी वो अंडा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से जाती है और वो अंडा उठाकर ले आती है। ये तो मेरा ही अंडा है चिड़िया रानी, इसका रंग भी सफेद है, इसका मतलब मेरा ये अंडा खराब नहीं हुआ। ठीक है चील भाई, आप इस अंडे को ले लें, मैं अब जाती हूँ। जब चिड़िया जाने लगती है तो वो चील रोने लग जाता है। चिड़िया, मुझ पर कृपया करो, आप ये अंडा अपने घोंसले में ही रख लो, वरना मेरा ये आखिरी अंडा भी खराब हो जाएगा। लेकिन मैं एक चील को अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? जैसे ही अंडे से बच्चा निकलेगा मैं उस बच्चे को ले आऊंगा। गौरी कौवे ने तो चील और चिड़िया में दुश्मनी डाली थी, लेकिन उन दोनों में तो दोस्ती हो जाती है और चिड़िया चील का अंडा वापस ले जाती है। एक दिन चील के अंडे से बच्चा निकलता है। चिड़िया थोड़ी दूर बैठकर बच्चे को देख रही थी। चिड़िया भागी भागी चील के पास जाती है। चील भाई, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आप अपना बच्चा ले आए। चील बहुत खुश होता है। चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शुक्रिया मेरे अंडे को
बचाने के लिए। फिर वो चील अपने बच्चे को अपने घोंसले में ले आता है। चिड़िया चिड़िया, वो अंडा कहाँ गया है? गौरी बहन, वो अंडा तो चील का अंडा था। मैं उस अंडे से निकलने वाले चील के बच्चे को चील भाई को दे आई हूँ। क्या चील ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? नहीं, बल्कि वो चील तो मेरा दोस्त बन गया है। गौरी कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या हुआ तुमको? तुम बहुत गुस्से में हो। कालू जी, चिड़िया और चील में दोस्ती हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम चील का अंडा चिड़िया के घोंसले में रखती और ना उन दोनों में दोस्ती होती। एक दिन चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। चिड़िया जब अपना दाना ढूंढकर वापस आने लगती है तो वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। छोटी चिड़िया, लाओ ये दाना, तो मुझे दे दो। ये दाना मेरा है। क्यों जी? ये दाना तो मेरा है। मैंने ढूंढा है इस दाने को। मैं बहुत मारूंगी तुम्हें, चिड़िया की बच्ची। हाथ तो लगाओ मुझे, मैं भी मारूंगी तुम्हें। गौरी कौवी आगे बढ़ती है और चिड़िया को मारना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गौरी कौवी चिड़िया को मार मार कर उसका दाना छीन कर ले जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने दोस्त चील को बताऊंगी। चिड़िया जल्दी से चील के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चील भाई, मुझे उस कवि ने बहुत मारा है। ये देखो, पंख पर मारा है मेरे उस कवि ने। उस कवि की इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त चिड़िया को मारे। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कवि को। रात हो जाती है। कौवा और कौवे अपने घोंसले में सो रहे थे। चील चुपके से उनके पेड़ पर आ जाता है। कालू, ये क्या? तुम अभी तक सोई नहीं? चुप करके सो जाओ। फिर जब गौरी कौवी करवट लेती है तो उसका ध्यान चील पर जाता है। चील भाई, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला खाने को। बहुत भूख लगी है तो सोचा आज कौवों का डिनर करा जाए। कालू तो चुपकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चील गौरी कौवी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे खा लेता है। ऐसे गौरी कौवी को बुरे कामों की सजा मिलती है। कालू कौवा तो इतना डर गया था कि वो जंगल छोड़कर ही दूसरे जंगल चला जाता है और चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कालू, मुझे कुछ भी सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें अमीर बनाया था उस दिन से ही मेरी नजर तुम पर थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि तुम आगे जाकर ये सब जरूर करोगे। इसलिए मैंने तुम्हें आईना दिखाने के लिए ये सब किया है। सभी को हमेशा अपना बुरा वक्त याद रखना चाहिए, पर तुमने ऐसा नहीं किया। पता नहीं भगवान ने कौन से काले पेन से मेरी किस्मत लिखी है, तभी तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है भगवान ने मुझे इस धरती पर नाखुश मन से भेजा है, तभी तो मुझे अपने जीवन में इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी ना कर पाया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। ऊपर से ना तो मैं अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर पाता हूँ, ना ही अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रख पाता हूँ। बहुत बुरा पक्षी हूँ मैं। समझ में नहीं आता बुरा हूँ या मेरी किस्मत बुरी है। कालू कौवा अपनी किस्मत और खुद को कोसता था, क्योंकि वो अपने जीवन में खुश नहीं था। वो अपनी गरीबी और लाचारी से बहुत तंग आ चुका था। ऊपर से घर में सबकी जरूरतों को पूरा करना भी कालू की ही जिम्मेदारी थी। शाम को जब कालू घर जाता है तो कालू की पत्नी गौरी उखड़े मन से कालू से कहती है, आज रात का खाना तो बन गया, पर कल सुबह के लिए घर में राशन नहीं है। तुम्हें कहते कहते लगभग 1 हफ्ता निकल गया है, लेकिन अभी तक तुमने घर में राशन नहीं डलवाया।
तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत शौक है तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने का? अरे मुझे भी पता है कि राशन कितना जरूरी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है और जंगल का जो चील सेठ है वो उधारी पर सामान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अब तक उसका पहले वाला हिसाब भी चुकता नहीं किया है। अरे बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे सर पर इतनी ही गरीबी थी तो तुमने शादी क्यों की? इस गरीबी में बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाना अगर तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो क्यों की शादी? अगर तुम ऐसी बुरी स्थिति में मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो क्या करूं, मैं भी तो परेशान हो गई हूँ। ऐसा जीवन जीते जीते ना तो तुम हमें एक अच्छा जीवन दे सकते हो और ना ही हमारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, इसलिए बेकार है तुमसे कुछ कहना। पत्नी की बातें सुनकर कालू का मन ना तो खाना खाने का कर रहा था और ना ही सोने का, लेकिन फिर भी जैसे तैसे खुद को शांत करके कालू खाना खाता है और फिर अपने घोंसले में सो जाता है। अगले सुबह उठकर कालू फिर से नाखुश मन से खेती करने के लिए खेत जाता है। तभी कालू की नजर एक चमचमाती हुई हरी मिर्च के ऊपर जाती है। दिन में भी उस मिर्च की चमक इतनी ज्यादा थी कि कालू की आंखें उस चमक से चौंधिया जा रही थी। अरे ये हरी मिर्च इतनी चमक क्यों रही है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? और ये क्या, ये हरी मिर्च तो आम मिर्च के मुकाबले काफी बड़ी भी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या है? आज तक तो कभी मेरे खेत में ऐसी मिर्च की खेती नहीं हुई, फिर आज अचानक से कालू कौवा उस मिर्च को अपने हाथ में लेता है और हाथ में लेते ही वो सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर कालू कौवा थोड़ा हड़बड़ा जाता है और पीछे की ओर हो जाता है। बताओ कालू, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुम कौन हो? मैं एक जादुई परी हूँ। जरूरत पड़ने पर ही मैं पक्षियों को अपना असली रूप दिखाती हूँ और मैं कई दिनों से तुम्हें परेशान देख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि लगता है अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जब भगवान मेरी मदद नहीं कर पाए तो तुम मेरी मदद क्या करोगी? तुम एक बार अपनी इच्छा मुझे बताकर तो देखो। ठीक है, फिर अगर तुम सच में मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अपना गरीबी वाला जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे अमीर बनना है, मेरे पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ हो, मैं यह चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? ठीक है, मैं अभी तुम्हें अमीर बना देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपनी अमीरी और धन दौलत को लेकर घमंड और अहंकार नहीं करोगे। हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले गरीब जरूरतमंद लोगों की तुम मदद करोगे, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अमीर बनने के बाद मैं कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा और कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली पंख वापस नहीं करूँगा। पर एक कालू के कहने पर कालू को अमीर बना देती है। कालू का घर अब एक बंगले में बदल चुका था, उसके पास धन दौलत सब कुछ था। अपनी अमीरी देखकर कालू कौवा बहुत खुश था। गौरी, अब हमारे पास सब कुछ है, बंगला गाड़ी दौलत हर वो चीज हमारे पास मौजूद है जिसकी चाह हम बरसों से करते थे। अब हमें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। गौरी जी, हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो बेकार में ही आपको ताने सुनाती थी, पर आप तो बड़े ही किस्मत वाले निकले। अरे आज के टाइम में कहाँ किसी को परी मिलती है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सच में बहुत अच्छी किस्मत है मेरी। एक टाइम था जब मैं अपनी किस्मत को रोज कोसता था, पर अब समझ में आ रहा है
कि मेरी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। वो क्या कहते हैं गौरी जी, जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा है वो किसी ना किसी तरीके से राजा बन ही जाता है। कालू कौवा अमीर होते ही परी से किया हुआ वादा भूल जाता है, इसलिए कालू के मन में घमंड और अहंकार ने जगह ले ली थी। एक दिन कालू के घर कालू का दोस्त टोनू अपनी पत्नी रानू के साथ उसके घर आता है, जो बहुत गरीब था। कालू, ओ कालू, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, मुझे तेरी जरूरत है दोस्त। क्या बात है टोनू, क्यों जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है तू मेरे घर में? और तुझे क्या लगता है कि मैं बहरा हूँ इसलिए तू जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है? अरे नहीं कालू, ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल हम बहुत परेशान हैं। अरे अब तुम परेशान हो तो मैं क्या करूँ? कालू, मुझे तेरी जरूरत है दोस्त, बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में बहुत आर्थिक तंगी चल रही है, इसलिए मुझे तुझसे थोड़ी मदद चाहिए। भगवान के लिए अपने दोस्त की मदद कर दे, तेरा बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर। अरे मुझे तेरी कोई मदद नहीं करनी और ना तुझ पर कोई एहसान करना है, इसलिए तू किसी और का दरवाजा खटखटा, क्योंकि यहाँ तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। कालू यार, तू तो मेरा दोस्त है ना, फिर क्यों तू मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा है? कालू भैया, हमारी बेटी अपनी नानी के घर है और वो अचानक बहुत बीमार पड़ गई है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम उसका इलाज करवा सके। कालू भैया, कृपया करें, हमारी मदद करें। अरे अरे, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चाहकर भी तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता, तो भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मुझे और मेरे घर वालों को परेशान मत करो, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोगों का रोज का यही ड्रामा है, कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। कालू कौवा टोनू और रानू की बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। बेचारे दोनों उदास परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपने हवाई गाड़ी में बैठकर झरने की तरफ घूमने निकल जाता है। झरने पर पहुंचकर कालू कौवे को एक बूढ़ी पक्षी बैठी नजर आती है, जो भीख मांग रही थी। भिखारी को देखकर कालू कौवा अपनी हवाई गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी भिखारिन कालू कौवे की हवाई गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है, जिसे कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अबे ओए भिखारिन, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मर, मेरी गाड़ी के आगे आकर क्यों मरना चाहती है तू? मालिक, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। हे भगवान, अरे तू 2 दिन से भूखी है या पिछले 2 महीने से? मुझे इससे क्या, मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है तुम जैसे भिखारियों को खाना खिलाने का। अब भगवान के लिए यहाँ से चली जा, वरना मैं अपनी गाड़ी से तुझे ठोक दूंगा। मालिक, आप कैसी बातें कर रही हो? माना कि मैं एक भिखारिन हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नजर में मेरी कोई कीमत ना हो। मालिक, मैं बहुत भूखी हूँ और काम करने की स्थिति में भी नहीं हूँ, वरना मैं मेहनत करके भी खा सकती थी, पर भगवान ने मुझे काम करने के लायक भी नहीं छोड़ा है। देख अपना दुख दर्द तू किसी और को जाकर सुना, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, जब देखो तब कहीं ना कहीं से मुंह उठाकर चले आते हैं भीख मांगने के लिए। मेरे पास तुम जैसों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कालू के ऐसा कहते ही वो भिखारिन उस जादुई परी में बदल जाती है। परी को देखकर कालू को परी से किया हुआ वादा याद आने लगता है और कालू हाथ जोड़कर परी से कहता है, परी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। देखो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा अहंकारी हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया, वरना सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा करूँगा, मुझे माफ कर दो। कालू, मुझे कुछ भी सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें अमीर बनाया था उस दिन से ही मेरी नजर तुम पर थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि तुम आगे जाकर ये सब जरूर करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें आईना दिखाने के लिए ये सब किया है।
सभी को हमेशा अपना बुरा वक्त याद रखना चाहिए, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ना तो अपना बुरा वक्त याद रखा और ना ही मुझसे किया हुआ वादा। हाँ परी, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन भगवान के लिए तुम मुझे माफ कर दो। मुझे बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर मैं तुमसे तुम्हारी धन दौलत सब कुछ वापस लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। ऐसा कहकर परी तुरंत कालू से उसका सब कुछ वापस ले लेती है, जिसके बाद कालू फिर से गरीब हो जाता है। अपना गरीबी वाला जीवन दोबारा देखकर कालू और कालू की पत्नी गौरी दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और उन दोनों को समझ में आ जाता है कि घमंड और अहंकार हमेशा इंसान को ले डूबते हैं। पिताजी, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आप कैसे भी करके मुझे आम मंगा कर दो। बेटा, ये मौसम आम का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आम मंगवा कर नहीं दे सकता। मैंने कहा ना पिताजी, मुझे आम चाहिए तो चाहिए। मुझे नहीं पता आप कहाँ से आम ला कर दोगे और आप इस जंगल के कैसे राजा हो, जो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारा आम खाने का इतना ही मन है तो ठीक है, मैं तुम्हें कैसे भी करके आम मंगवा दूंगा। सेनापति, मेरे जंगल में जाओ और मेरी बेटी के लिए कहीं से भी आम ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन महाराज, ये मौसम आम का नहीं है। मैं इस मौसम में कहाँ से आम लेकर आऊंगा? मुझे नहीं पता तुम मेरी बेटी के लिए आम कहाँ से लेकर आओगे, और अगर तुम आम लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। इतना सुनकर बेचारा सेनापति जंगल में आम ढूंढने चला जाता है। वो पूरे जंगल में आम ढूंढता फिरता रहता है, लेकिन उसे आम नहीं मिलते। वो थक कर एक जगह बैठ जाता है। वहाँ पर लाड़ू चिड़िया बैठी हुई थी। उसने सेनापति से पूछा, क्या हुआ सेनापति भाई, आप उदास लग रहे हो? क्या बताऊं लाड़ू बहन, जंगल के राजा ने मुझे आम लेने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे इस मौसम में कहीं आम नहीं मिले। अगर मैं आम लेकर नहीं गया तो जंगल के राजा मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हें जंगल से निकलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे राजा के पास लेकर चलो। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो तुम्हें जंगल से नहीं निकालेंगे। तुम ऐसा क्या करोगी लाड़ो? चलो फिर अभी जंगल के राजा के पास चलते हैं। फिर दोनों राजा के पास जाने लगते हैं। इधर सुंदरी दोनों की बात सुन लेती है। ये लाड़ो ऐसा क्या करेगी जो राजा सेनापति को जंगल से नहीं निकालेगा? चलो मैं भी चलकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी भी सेनापति के पीछे पीछे जाती है और सारी बातें सुनने लगती है। सेनापति, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? कहाँ है आम? सेनापति के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी लाड़ो बोलती है, महाराज, आपने तो सेनापति को आम लेने भेज दिया, मगर इस मौसम में आम कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप एक काम करो, आम लाने का काम मुझे दे दो। मैं तो 1 महीने में आपकी बेटी के लिए आम ले आऊंगी। जब इस मौसम में आम कहीं भी नहीं मिल सकते तो तुम 1 महीने में आम कहाँ से लाओगी? महाराज, मेरे पास आम उगाने वाले कुछ खास तरह के बीज हैं, जिससे 1 ही महीने में पेड़ पर आम आने लगेंगे। बस आप हुक्म दें, मैं 1 ही महीने में आम तोड़कर ले आऊंगी। ठीक है चिड़िया, अगर तुम 1 महीने में आम ले आई तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम आम नहीं ला पाई तो तुम्हें पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं पक्का आपकी बेटी के लिए 1 महीने में ही आम ले आऊंगी। तभी पास में बैठे हुए सुंदरी कौवे सोचने लगती है, अरे इस लाड़ू को तो आम लाने के लिए इनाम मिलेगा, इनाम तो मैं ही लूंगी। तभी सुंदरी कौवे कहती है, महाराज, इससे स्वादिष्ट आम तो मैं भी उगा सकती हूँ। आप ये मौका मुझे भी दीजिए। जिसके भी आम स्वादिष्ट होंगे आप इनाम उसी को देना। ठीक है सुंदरी कौवे।
तुम दोनों जाकर आम उगाओ, जिसके भी आम स्वादिष्ट होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। लाड़ो आकर आम के बीज अपने खेत में डाल देती है। तभी सुंदरी कौवी पास में बैठी हुई सोचती है, अब लाड़ो बीज डालकर जा चुकी है, अब मैं सारे बीज चोरी करके अपने खेत में लगाऊंगी, इनाम तो मैं ही लेकर रहूंगी। फिर सुंदरी कौवी सारे बीज लाड़ो के खेत से चोरी करके अपने खेत में डाल देता है। अगले दिन जैसे ही लाड़ो अपने खेत में आकर देखती है, अरे बीज कहाँ गए? लगता है किसी ने चोरी कर लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरे बीज लाकर बो देती हूँ। लाड़ो दोबारा से बीज लाती है और बोने लगती है। बेचारी लाड़ो कितनी मेहनत करके बीज बो रही है, लेकिन इनाम तो मुझे ही जीतना है। बस देखती जाओ अब मैं क्या खेल खेलती हूँ। समय बीतता गया और 1 महीने में आम पककर तैयार हो गए। अब ये आम पक चुके हैं, कल मैं इन्हें राजा जी के पास लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर लाड़ो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। लाड़ो तो अपने घर चली गई, अब मैं इसके आम तोड़कर बाजार में बेच आती हूँ, इससे मुझे बहुत मुनाफा होगा और राजा के पास मैं अपने आम ले जाऊंगी और फिर राजा से इनाम भी मुझे ही मिलेगा। हा 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 हा। इतना बोलकर सुंदरी कौवी एक बोरी में सारे आम भर लेती है और बाजार में बेचने चली जाती है। और जब लाड़ो अपने खेत में जाती है, उसे कोई आम नहीं मिलते। हे भगवान, मेरे सारे आम कहाँ गए? लगता है कोई चोरी करके ले गया है। अब मैं राजा के पास आम कहाँ से लेकर जाऊंगी? और अगर मैं अब राजा के पास नहीं गई तो राजा जी के लोग मुझे यहीं से उठाकर ले जाएंगे। अब राजा के पास तो जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करो। इतना कहकर लाड़ो खाली हाथे राजा के पास चल देती है। उधर सुंदरी कौवी लाड़ो के आम बेच रही थी। आम ले लो आम, मीठे रसीले आम, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। जंगल के सभी पक्षियों को वो आम बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए सभी आम जल्दी ही बिक जाते हैं। लाड़ो के आम तो मैंने बेच दिए और अब लाड़ो भी रास्ते से हट गई। अब सिर्फ मैं ही आम लेकर राजा के पास जाऊंगी और इनाम भी सिर्फ मुझे ही मिलेगा। सुंदरी कौवी और लाड़ो राजा के पास पहुंचती है। लाड़ो खाली हाथ थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। लीजिए महाराज, मैं आपकी बेटी के लिए स्वादिष्ट आम लेकर आ गई हूँ। बेटी, एक आम खाकर देखो, तुम्हें आम का स्वाद पसंद आता है या नहीं? तभी राजा की बेटी आम खाकर देखती है। आथू, इन आमों का स्वाद तो बहुत ही बेकार है, मैं इन आमों से एक भी आम नहीं खा सकती। क्यों रे कौवी, तू इतने खराब आम कहाँ से लेकर आई है? महाराज, ये आम मैंने खुद उगाए हैं, अब ये आम स्वादिष्ट नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी मैं तो आम लेकर भी आ गई, लेकिन लाड़ो तो आम लेकर भी नहीं आई है। ए चिड़िया, तूने तो वादा किया था ना कि तू आम लेकर आएगी, और तू तो आम लाई भी नहीं। लगता है तुझे पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, मैंने तो अपने खेत में आम की फसल लगाई थी, लेकिन कल ही किसी ने वो चोरी कर ली। बंद करो इस छोटी चिड़िया को पिंजरे में। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो महाराज, मुझे पिंजरे में मत बंद करो महाराज। इस तरह लाड़ो की बात कोई नहीं सुनता और लाड़ो को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। लाओ महाराज, मुझे आम लाने का इनाम दो। किस बात का इनाम? तुम्हारे आमों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। महाराज, आपने जवान दी थी कि जो भी आम लाएगा उसे इनाम दोगे। अब आम अच्छे हो या बुरे हो, मैं तो आम ले आई हूँ, इसलिए आपके अनुसार मुझे इनाम मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, दे दो इसको इनाम।
जैसे ही सेनापति कौवी को इनाम दे रहा था, तभी एक और पक्षी वहां आकर कहता है, रुकिए महाराज, कौवी को आम देने से पहले एक बार मेरे आम भी देख लीजिए। इतना सुनकर राजा की बेटी आम को खाकर देखती है। अरे वाह, इतने मीठे आम तो मैंने कभी भी नहीं खाए। कितने स्वादिष्ट आम हैं। इस इनाम का हकदार मैं हूँ महाराज, मुझे इनाम दो। हाँ, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, मगर पहले ये बताओ तुम ये आम कहाँ से लाए हो? महाराज, ये आम मैंने खुद ही उगाए हैं। नहीं महाराज नहीं, ये आम तो मेरे आम हैं, मुझे मेरे आमों की पहचान है। सच सच बताओ, तुम ये आम कहाँ से लाए हो? नहीं तो तुम्हें अभी पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। महाराज, मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, ये कौवी इन आमों को बाजार में बेच रही थी। मैंने इसी से ये आम खरीदे हैं। अच्छा कौवी, यानी तुमने लाड़ू के आम बाजार में बेच दिए? मैं तुम्हें अभी दंड दिलवाता हूँ। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगी। दया करो महाराज, दया करो। इस कौवी को पिंजरे में कैद करो और लाड़ू को इनाम दिया जाए। इस तरह सुंदरी कौवी को अपने कर्मों की सजा मिलती है।